आ गया हूं एक वन शॉट रफ्तार लेके, क्या रफ्तार फू। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर आ गया हूं एक वन शॉट रफ्तार लेके, क्या रफ्तार फू। ठीक है ना, जो कि है जेई मेंस के लिए, और नीट के बच्चे भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नीट के बच्चे नहीं देखें, वो भी देख सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट, किसका? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट। आज हम पढ़ेंगे वन शॉट, ठीक है ना। एक ही लेक्चर में हम पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। किसका? जीओसी का। किसका करेंगे? किसका करेंगे? जल्दी बताओ। जीओसी का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करें। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखें और लाइक पे जरूर जाएं, लाइक का बटन दबाएं, फिर वहां पे एक सब्सक्राइब का भी बटन होगा, वहां पे सब्सक्राइब भी करें। वो बच्चा करे सब्सक्राइब, वो करे जो बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और लाइक तो सभी को करना, एक साथ ठोको लाइक, एक साथ लाइक को करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने वन शॉट रफ्तार की तरफ। सू, ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, देखते हैं। तो ये आपको पता है, ये हमारी मुमकिन बैच की टाइम टेबल है जो कि डेली चल रही है। ठीक है ना, क्या डेली 2 o'clock से लेके 5:30 तक डेली है, लाइव सेशन है। और ये सिर्फ हमें कहाँ मिलते हैं? कैल्विन इंस्टीट्यूट के चैनल पे हमें मिलती हैं। ठीक है ना, कितने बजे? 2 बजे, भूलना मत। कितने बजे आना है? 2 बजे। वो कहाँ आना है? जेई मेंस के मुमकिन बैच में आना है। हर मुमकिन को हर मुमकिन कर दें, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल करेंगे, मुमकिन बिल्कुल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आज हम देखते हैं कार्बन की कहानी, कार्बन की जुबानी। किसकी? कार्बन की कहानी और कार्बन की जुबानी। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे चलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, जैसे मान लो आपको इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे मान लो आपसे किसी भी कंपाउंड का मुझे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, जैसे मान लो कैसे, जैसे मान लो आपको 4 सिग्मा दिए तो आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना, आपको 3 सिग्मा दे दिया जाए तो क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है ना, 2 सिग्मा दे दिया जाए तो क्या होगा बेटा? sp होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना, तो आपसे जब किसी भी कंपाउंड का क्या पूछा जाए, आपसे जब किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो देख लेते हैं, जैसे जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने क्या उठाया मेरे प्यारे बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमसे पूछा है यहाँ पे हमने पूछा C2 और C3 कार्बन का। किसका? C2 और C3 कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हमें यहाँ पे IUPAC पता होना चाहिए। तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? डबल बॉन्ड को पहले ज्यादा प्रायोरिटी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया है C2 C3 कार्बन का। तो देखो क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी याद देते हैं? डबल बॉन्ड को। देखो 2 और 3, तो 2 पे क्या होगा? 3 सिग्मा यानी sp2, और यहाँ पे क्या होगा? sp। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो चले आगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हम कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज। तो देखो, आपको ही पता है कार्बन किस नेचर का होता है? टेट्रावैलेंट। किस नेचर का होता है? टेट्रावैलेंट। ये देखो C C C। ठीक है ना, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है? 4। कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर हम चलते हैं, जैसे मान लो आपको क्या दिया गया, यहाँ पे देखो क्या दिया गया? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इथीन का, कार्बन का sp2। कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा। तो क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो देखते हैं हम फिर से। अब हम देखते हैं sp, ये मैंने पहले ही बताया था। sp तब हुआ जब 2 सिग्मा हो, तो यहाँ पे क्या थे? 2 सिग्मा थे। ठीक है ना, अब देखो चलते आगे, समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। तो आपसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड की जब बात आती है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात आती है। ठीक है ना, ये आपको पता है। आपका सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा आपका? एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है ना, है ना, मतलब आपका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, या हम ऐसे बोल सकते हैं
यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द, कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कैसे बनता है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या बनता है, हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, कैसी होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा आपका, कब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओवरलैपिंग हो, या हम उसी को बोलते हैं लेटरल ओवरलैप, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो आपको भी पता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। इथेन कैसे लिखेंगे, इथीन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। यदि मान लो हम इसके कंडेंस स्ट्रक्चर लिखें तो क्या लिखते हैं, CH3 क्या लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से, ठीक है ना। इथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, किसके, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, किसके, आपके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है हाइड्रोकार्बन के। तो देखते हैं, ये आपको ये भी पता है, ये क्या साइक्लिक, क्या है साइक्लिक, हम बताते भी थे, ये क्या है साइक्लिक। यहाँ पे क्या होता है CH2, यहाँ भी क्या होता है CH2, यहाँ भी क्या होता है CH2। ये मतलब सिंपल ओपन चेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज चेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरीके से ये आपको बता रहा है। तो ये किसके बराबर है, आपका 3 मेंबर करेंगे, साइक्लोप्रोपेन के बराबर नाम है। इसका क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये भी क्या है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या था, 3D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, ये तो आपके प्लेन ऑफ द पेपर में, मतलब क्या, जो प्लेन आप, जो पेपर का प्लेन है, जैसे बोर्ड का प्लेन है, उसी में हाइड्रोजन है। लेकिन 2 हाइड्रोजन कैसे हैं आपके, ये आ रहा है आपका, ये आपका जा रहा है अबेदा प्लेन, मतलब कैसे यार, तुमसे दूर, तुमसे दूर 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 दूर, कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, अबेदा प्लेन, क्या हो रहा है, अबेदा प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पे कैसे जा रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका टुवार्ड्स द प्लेन, ये तुम्हारे तरफ आ रहा है ना। ये क्या जा रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है ना। जब तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है ना, इसको क्या, टुवार्ड्स द प्लेन, ठीक है ना। लिखा भी है यहाँ पे, डैश मतलब क्या, मतलब बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सॉलिड वेज मतलब बॉन्ड टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या जा रहा है, हाइड्रोजन दूर जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन पास आ रहा है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, कैसा है स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है, कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखो बेटा, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है, 2 टाइप से हमने डिवाइड किया, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, और एक किया साइक्लिक, ठीक है ना। ओपन चेन में तो आपको पता है जितने भी ये सब क्या है, ओपन चेन है, क्या है ये सब आपकी ओपन चेन है, एस्टिक एसिड, एस्टेल्डिहाइड, आइसोब्यूटेन, ईथेन, ये सब कैसे आपके ओपन चेन है, कैसे है, ओपन चेन। अब साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक में 2 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक इस तरीके से है ना, इस तरीके क्लोज चेन होती है, मतलब जनरली साइक्लिक नाम में ही पता चल रहा क्या है, क्लोज्ड हो गई, कैसे होंगी, क्लोज चेन होगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब होमोसाइक्लिक मतलब एक ही टाइप के बॉन्ड हो, है ना। यहाँ पे क्या देखो, रेगुलर एक ही टाइप के बॉन्ड है, यहाँ पे क्या एक ही टाइप के बॉन्ड नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, है ना, या साइक्लिक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यदि आपको पता हो ए साइक्लिक तो समझ में आ गया, एलिसाइक्लिक समझ में आ गया, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक की आपने कंडीशन भी पढ़ी होगी, मैं अभी आगे लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा। तो आपको पता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डिलोकलाइज होने चाहिए पूरी रिंग में, इतना पता है ना। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, ठीक है ना। और कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल, और आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन, कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। और फोर्थ वन बात है, और कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल, क्लोज्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। तो देखो ये सब कैसे है, एरोमेटिक है, कैसे है, एरोमेटिक है, कितना क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये तुम जैसे मान लो ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, क्या है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। क्या है, रिलेटिव्स, कोई मामा, कोई फूफा, कोई दादा, कोई दादी, कोई चाचा चाची, ये सब क्या है, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, क्या है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना। ये तो आएंगे। तो ऐसी क्या है, जैसे मान लो कोई भी पेरेंट चेन बनाई हमने, क्या बनाई, कोई भी पेरेंट चेन बनाई, है ना। कार्बन की बैलेंस यहाँ 4 ही है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमने COOH जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ये रिलेटिव्स है, ये तो आपकी फैमिली है, ये क्या है, ये आपकी फैमिली है। ये यहाँ पे मान लो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने X लगा दिया, हेलोजन, तो आपकी फैमिली तो यही है ना, मम्मी पापा भाई बहन, यही आपकी फैमिली है। और जो भी आपके जो जुड़े हुए हैं ब्रांचेस के रूप में, वो सब क्या आपकी, वो सब के सब आपके रिलेटिव्स हैं। कैसे मान लो आप, रिलेटिव्स को मान लो, किसको मान लो, रिलेटिव्स को मान लो मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। और यहाँ पे जो R है उसको क्या बोले हम, एल्काइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
एल्काइल बोलेंगे, या एराइल भी होता है, एल्काइल, एलाइल, एल्किनाइल, है ना, एल्काइनाइल, ये सब आपके हो सकते हैं आर। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम की बात की, तो ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या नाम है? यदि इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है, इसको ईस्टर बोलते हैं, इसको अमाइन NH2 को अमाइड CuNH2 को नाइट्रो किसको बोलते हैं? NO2 को। सल्फोनिक एसिड SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट करते हैं? नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। तो देखो समझते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैं पूरे नॉमेनक्लेचर में एक ही बात सिखाता हूं आपको, सिर्फ एक ही रूल सिखाता हूं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिखाता हूं? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है ना, क्या सिखाता हूं? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको पता होगा बर्ड रूट या रूट वर्ड, कुछ लोग रूट वर्ड भी बोलते हैं। तो देखो बर्ड रूट या रूट वर्ड, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, या वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? जैसे गिनती होती है, एक कार्बन को मैथ बोलते थे, क्या बोलते थे? मैथ बोलते थे। दो कार्बन को क्या बोलते थे? एथ बोलते थे। ठीक है ना। तीन कार्बन को क्या बोलते थे? प्रॉप बोलते थे। चार कार्बन को ब्यूट बोलते थे, है ना, ऐसी पेंट, है ना। चार कार्बन क्या बोलते थे? ब्यूट, क्या बोलते थे? ब्यूट। ठीक है ना। पांच कार्बन क्या बोलते थे? पेंट, है ना। छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, है ना। इस तरीके से हम बोलते थे, ये आपको सभी को पता है इतना। ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मान लो ये दे दिया, और एक होता था प्राइमरी सफिक्स किसे बोलते, देखो एक होता है ऐसे समझ लो आप, सिंगल बॉन्ड क्या बोलते थे? एन, है ना। डबल बॉन्ड को क्या है? इन, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे? आयन। क्या बोलेंगे? आयन। इतना क्लियर हो गया? एन, इन, आयन, इसको बोलना है। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आयन हम बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें एक ही रूल है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। किसको सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देखो जैसे मान लो आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखो नंबरिंग करना, 1 2 3 4, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या बोलो? ब्यूट। क्या बोलो? ब्यूट। अब सांस ले लो, सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या? एन, ब्यूट प्लस एन, ठीक है ना, ब्यूटेन हो गया। ठीक है ना। कोई भी नाम आ जाए आपको, एल्कीन का आ जाए तो एल प्लस इन, जैसे मान लो एक एल्कीन ले लेता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो क्या लगेंगे? प्रॉप, है ना। अब डबल बॉन्ड लगाए, सांस ले लो, 1 पे इन लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से, है ना। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और IUPAC आना भी जरूरी है। तो देखो बेटा, ये मैंने सिंपल से कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे, उनके नाम लिखे हुए थे। मीथेन CH4 को बोलेंगे, इथेन C2H6 को बोलेंगे, प्रोपेन C3H8 को बोलेंगे, ब्यूटेन C4H10 को बोलेंगे, पेंटेन C5H12 को बोलेंगे, हेक्सेन C6H14 को बोलेंगे। इस तरीके से हम इनकी बात कर रहे थे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच चेन, ठीक है ना। देखो ब्रांच चेन कैसे बोलेंगे? जब भी ब्रांचिंग आ रही है, मींस ये ब्रांचिंग आए मतलब ये आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? रिलेटिव्स। इस तरीके से समझो, हमने जैसे मान लो कोई भी, इसको जैसे मानो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ये सब क्या हो गया आपके? ये तो आपकी पेरेंट चेन, इसको क्या बोलते हैं अपन? पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको अपन बोलते हैं पेरेंट चेन। मतलब ये तो आपकी फैमिली हो गई है। क्या हो गई है? फैमिली हो गई है, पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये तो आपकी फैमिली हो गई है ना। ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट बच्चे, ये सब क्या आपके रिलेटिव्स हैं। क्या है? रिलेटिव्स। तो इनको जब आपके घर में कोई रिलेटिव्स आता है तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हो? रिलेटिव्स को देते हो ना। रिलेटिव्स को क्या देते हो आप? गेस्ट को क्या देते हो? ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। जब गेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो हमेशा नंबरिंग में वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेंगे। इनको क्या बोलते हैं अपन? एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। कितना क्लियर हो गया? तो देखो बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो आपको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बोलना है, CH3 ग्रुप लगा मिल गया, तो एक ग्रुप, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। और क्या लगा दो? बाई एल। जैसे मान लो CH2 CH3 बोलना है, तो दो कार्बन क्या बोले? एथ, और बाई एल लगा दो, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो C3H8, एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो CH2 C3H7 हो गया, तो क्या बोला? प्रोपाइल, ठीक है ना। ब्यूटाइल, है ना, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरीके से आप नाम लिखोगे, ठीक है ना। वो कैसे लिखो? एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब बोलो, क्या बोलो? एज अ सब्स्टिट्यूएंट जब आप बोलोगे तो इस तरीके से क्या बोलोगे आप? नाम बोलोगे। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले बताया था, जैसे आपका सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस हैव नो शॉर्टकट, ऐसे ही आपका क्या नहीं होता है? नो शॉर्टकट। ऐसे ही आपका इसका भी शॉर्टकट नहीं होता, किसका? IUPAC में। इसमें भी मैं क्या करना होता? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिलेक्ट करना होता? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या सिलेक्ट करना होता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो यहां भी हम क्या करेंगे? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब देखो बेटा,
अब हम बात करें प्रायोरिटी कैसे दोगे, नंबरिंग हमेशा आप प्रायोरिटी में दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता कि एस एम पहले आता, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या देते हैं हम, प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, अब मान लो आपको एडिंग कर दिया, प्रीफिक्स आ गया पोजीशन पे, ठीक है ना, एडिंग विद प्रीफिक्स, तो आपको उसका क्या नाम रखना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम रख, जैसे मान लो फैमिली में कोई आया, आपका गेस्ट आया, तो उसका नाम पहले लिखोगे, मतलब कभी भी आप जब IUPAC नेम लिखोगे पहले तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स पहले लिखोगे, ठीक है ना, फिर उसका क्या लिखोगे, वर्ड रूट या रूट वर्ड, फिर उसका प्राइमरी सफिक्स, फिर उसका क्या लिखोगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इस तरीके से लिखोगे आप, इसी तरीके से तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से तो लिखोगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमने नाम लिखा, ठीक है ना। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जब दो जैसे सेम ग्रुप होते, क्या होते, दो सेम ग्रुप लग जाए तो क्या बोलते, डाई, जब तीन लगे होंगे सेम ग्रुप तो ट्राई, चार लगे होंगे सेम ग्रुप तो टेट्रा, पांच लगे होंगे तो पेंटा, छह लगे होंगे तो हेक्सा, सात लगे होंगे तो हेप्टा, इस तरीके से आप लगाओ। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहां भी यही हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 पे क्या लगा था, मिथाइल लगा था, कितने, 2 मिथाइल लगे, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, क्या लगा दिया हमने, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। 2 क्यों लगाए, डाई क्यों आया, क्यों, अब देखो बार बार तो मजदूरी पे करेंगे, 2 पे मिथाइल पे 3 पे मिथाइल, ऐसे नहीं, तो क्या करेंगे 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है ना। अब देखो जब भी आपका साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, कैसा आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए आप क्या लगाएंगे, साइक्लो यूज करें। जैसे मान लो ये 3 मेंबर की रिंग आ गई, साइक्लो 3 मेंबर में 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन। जैसे मान लो 4 मेंबर की रिंग आ गई, तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। जैसे मान लो आपकी 5 कार्बन की रिंग आ गई, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंटेन। तो इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, जब भी आपको साइक्लिक कंपाउंड मिले तो क्या लिखेंगे, साइक्लो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आप साइक्लो लगाएंगे। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं, अब ये आपकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब आपको जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है ना, तो आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। तो याद रखना ये क्या है, आपकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी दे दी गई है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर SO3H, फिर सी ईस्टर, फिर एसाइल, फिर अमाइड, फिर CN, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सिल, अमाइन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। ये आपका क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। किसको आप प्रायोरिटी ज्यादा हो, शादी हो, जब आप किसी शादी में जाते हो क्या देखते हो, प्रायोरिटी देखते हो ना, क्या देखते हो, प्रायोरिटी, कि जीजा को प्रायोरिटी देना, कि फूफा को प्रायोरिटी दो। तो हर जगह हर एक कहाँ पे प्रायोरिटी का ऑर्डर आता है, ठीक है ना, कि मंडप में किसकी जरूरत है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ भी क्या होती है, प्रायोरिटी की जरूरत पड़ती है। मींस हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर का पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बेंजीन टाइप कंपाउंड क्या है, बेंजीन से। देखो इसको क्या बोले, मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम क्या है, टोलिन। इसका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। अब देखो जैसे इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसको क्या लिखेंगे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। या एक बात ध्यान रखना, बेंजीन यहाँ पे जैसे मान लो ग्रुप G लगा है, ठीक है ना, ग्रुप G लगा है, इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इतना क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जो नाम लिखा जैसे हमने, जैसे नाम लिखा डिफरेंट टाइप मल्टीपल सब्सटेंस, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 पे क्या लगा है, क्लोरीन, 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो क्या लिखा हमने, 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं अपन, एनिसोल, तो एनिसोल लगा दिया। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों आइसोमेरिन। किसको देखते हैं, आइसोमेरिन को हम देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो बेटा आइसोमेरिन में आपका कैसे होगा समझते हैं आप। तो देखो आइसोमेरिन किसे बोलते थे, यदि आपको याद हो, जिसका क्या हो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, वो भी कौन सी प्रॉपर्टीज, वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट। तो कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करते थे यहाँ पे हम बात करते थे प्रॉपर्टीज की। आपसे जनरली यदि आपसे पूछा जाए तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करते थे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बोले तो
हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करेंगे। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं इसके बाद, तो देखो जैसे हमने नाम लिखा ऐसी प्रोपेनॉन लिखा, यहाँ पे क्या है कीटोन है और यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड है। ये कैसे आपस में आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन इन दोनों की देखो सेम फॉर्मूला है, लेकिन क्या प्रॉपर्टीज क्या है दोनों की डिफरेंट है। उससे क्या बोल रहे हैं हम आइसोमेरिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आइसोमेरिन बोल रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो देखो ये हमारी एक पूरी पीढ़ी है, इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये आपकी एक पूरी पीढ़ी है, ऐसे समझ लो दादा दादी चाचा चाची के लड़के फिर सब कुछ मिला के ये है, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे देखो। तो आइसोमेरिन में हो गए, आइसोमेरिन क्या हुआ दो टाइप से होते हैं, स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में क्या चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामेरिन टोटोमेरिन देखेंगे, स्टीरियो में क्या देखेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को भी हम देखेंगे। तो समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बढ़ते हैं हम आगे। तो पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिन, जो नाम में ही छिपा हुआ है। जब चेन आइसोमेरिन की बात आएगी तो क्या होगी यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम क्या होगा डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन डिफरेंट क्या होगी पेरेंट चेन क्या होगी इनकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट देयर पेरेंट चेन क्या होगी डिफरेंट देयर पेरेंट चेन, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं डिफरेंट देयर पेरेंट चेन, ठीक है ना। अब देखो जब हम बात करें डिफरेंट देयर पेरेंट चेन की तो हम बात करते हैं यहाँ पे देखो जैसे हमने बात की पेंटेन, यहाँ पे कितने कार्बन है 5 कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 है, लेकिन पेरेंट चेन कितने की 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 कार्बन की। देखो तो ये आपस में कैसे हैं पेरेंट चेन है, कैसे हैं यहाँ पे कैसे जो पेरेंट चेन कैसी है इनकी, इसमें 5 की इसमें 4 की इसमें 3 की, मतलब यहाँ पे क्या पेरेंट चेन क्या हो डिफरेंट हो रही है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमेशा सब तीनों का C5H12, क्या है C5H12, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ठीक है ना। तो ये इनकी पेरेंट चेन क्या हुई डिफरेंट, इसलिए कैसे आइसोमर्स हैं आपस में चेन आइसोमर्स हैं, कैसे हैं चेन आइसोमर्स हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, जिनके IUPAC नेम सेम होंगे, क्या होंगे IUPAC नेम सेम होंगे है ना, वो आपस में कैसे नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन शो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन को शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम आगे, तो बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारों, इस वीडियो को देखना और लाइक जरूर करना है, क्या करना है लाइक आपको जरूर करना है। तो बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन। तो यहाँ पे बात ही क्या पोजीशन की बात कर रही है। जब पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी डिफरेंट क्या होगी उनकी पोजीशन होगी, डिफरेंट पोजीशन होगी, क्या होगी डिफरेंट पोजीशन। किस किस की हो सकती है, या तो वो आपकी सब्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, या फिर किसकी बात होगी या आपकी बात होगी या सब्स्टिट्यूएंट होंगे या फिर क्या होंगे या आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे, क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 प्रोपेनॉल यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल, तो ये कैसे आइसोमर्स है आपस में कैसे हैं पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे 1 पे लगा है अल्कोहल, यहाँ पे 2 पे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इस तरीके से और ले सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हमने ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है ना। ये भी क्या है आपस में पोजीशन है, यहाँ पे क्या 1 पे 2 पे मिथाइल लगा और यहाँ पे 3 पे, ये भी कैसे है पोजीशन है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया CHO लगा दिया, क्या लगा दिया CHO है ना, और ये मैंने CHO लगा दिया। अब आपसे मैं पूछूं क्या ये पोजीशन आइसोमेरिन शो करेंगे, तो सारे बच्चे क्या आंसर दे हाँ करेंगे, लेकिन ये पोजीशन आइसोमेरिन शो नहीं करेंगे। क्यों, तो एक बात ध्यान रखना, क्यों नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ पे हम CHO से ही नंबरिंग करेंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड, कैसे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिनके ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे समझो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी नंबरिंग हम कहां से करते हैं उसी फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, वो कभी भी क्या शो नहीं करेंगे पोजीशन आइसोमेरिन को शो नहीं करेंगे। ऐसे कौन कौन से होंगे CHO हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ऐसे समझो ये क्या है एक तरीके से गुंडा है, क्या है गुंडे, मतलब यह अमिताभ बच्चन की लाइन सुनिए, जहां से हम लग जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, जहां पे हम खड़े हो जाते हैं वहीं पे लाइन शुरू हो जाती है, वही वाला केस है, वही वाला केस है। जहां पे ये लगे होंगे वहीं पे क्या होगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, तो नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चा, इतना क्लियर है। तो पोजीशन भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल। तो फंक्शनल किसे बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स उसे बोलेंगे क्या होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, क्या होंगे डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, क्या होंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे उनके डिफरेंट होंगे, क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन ये कैसे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, लेकिन तो इसी क्या बोल रहे हैं इसको फंक्शनल आइसोमर्स बोल रहे हैं। तो याद रखना जैसे हम बोले एल्डिहाइड और कीटोन कैसे हैं आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, एल्डिहाइड कीटोन हो गया है ना,
साइनाइड, है ना, साइनाइड हो गया, एंड आइसोसाइनाइड हो गया, है ना, ये भी कैसे हैं, ये भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स हैं, है ना। आपसे अल्कोहल ईथर पूछ ले, क्या पूछ ले, अल्कोहल एंड ईथर, तो कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्राइमरी अमाइन दे दिया, ठीक है ना, सेकेंडरी अमाइन दे दिया, टर्सरी अमाइन दे दिया, ठीक है ना, ये सब अमाइन है, कैसे हैं, अमाइन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, और टर्सरी अमाइन, ये कैसे आइसोमर्स है आपस में मेरे प्यारे बच्चों बताएं। तो ये भी आपस में कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स है, कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स है, कैसे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स है। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शनल के बाद मेटामेरिन, किसकी बात कर रहे हैं, मेटामेरिन। तो देखो बेटा मेटामेरिन किसे बोलेंगे, आप फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप हो वो कैसे हो, डिफरेंट हो, कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन लगे हैं और यहाँ पे कितने, यहाँ भी 2 लगे हैं। अब इसमें केस में क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं, यहाँ पे 1 कार्बन लगा है, तो देखो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होंगे, ये मेटामेरिन को शो करेंगे, मेटामेरिन को शो करेंगे। ऐसा नहीं है ये एल्कोहल भी क्या शो करेगा, मेटामेरिन को शो करेगा। देखो यहाँ पे यदि OH यहाँ पे, तो यहाँ पे भी OH आ गया। देखो अब कुछ लोग बोले सर ये तो क्या शो करेगा, पोजीशन आइसोमेरिन को शो करेगा। बेटा पोजीशन भी शो करेगा और ये मेटामेरिन को भी शो करेगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में 2 कार्बन यहाँ लगे हैं, 2 कार्बन यहाँ लगे, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 कार्बन यहाँ लगा है, 3 कार्बन यहाँ लगे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, ये मेटामेरिन भी शो कर रहा है और पोजीशन, तो ये भी मेटामेरिन को शो करता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि और सारे के सारे मेटामेरिन शो करेंगे वो सारे के सारे पोजीशन आइसोमेरिन को शो करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो ये हमारी बात थी मेटामेरिन की बात थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिन, किसकी बात करते हैं, टॉटोमेरिन। तो बेटा देखो टॉटोमेरिन की बात आती है जब, तो टॉटोमेरिन कैसे देखते हैं, जस्ट हम पड़ोसी के पास, किसके पास, पड़ोसी घर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, पड़ोसी घर में यदि हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिन को शो करेगा, नहीं तो टॉटोमेरिन को शो नहीं करेगा। और आपको पता है टॉटोमेरिन शो करने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मान लो इसका हमने टॉटोमर बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड, इसका टॉटोमर बनाया, क्या बनाया, इसका टॉटोमर बनाया, तो क्या बनेगा, इसका टॉटोमर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अच्छा एक बात आना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, टॉटोमर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे बात करें, ये क्या है, अच्छा इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्या बोलते हैं, कीटो, इसको क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म, क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। जनरली कीटो फॉर्म क्या होता है, कीटो परसेंट जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है हमेशा, कीटो परसेंट क्या होता है, इनॉल परसेंट से ज्यादा होता है हमेशा सॉल्यूशन, मतलब 98% कीटो फॉर्म होगा तो क्या होगा 98%, तो 2% इनॉल होगा सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में। लेकिन यह एक ही केस, 2-3 केस ऐसे हैं जहां पे इनॉल कंटेंट भी ज्यादा हो जाता है। किस केस में, जैसे इनॉल कैसा हो जाए आपका, इनॉल आपका एरोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए, इनॉल आपका एरोमेटिक हो जाए। जब आपका इनॉल एरोमेटिक हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इनॉल कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा, या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगे, क्या शो करने लगे, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने लगे, ठीक है ना। जैसे इसको क्या बोलेंगे हम, उसको उस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। जैसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो हमने ये ले लिया, इसका हमने क्या लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा था, ठीक है ना, इसका हमने बोला इसका आप क्या बनाए, इसका आप इनॉल फॉर्म बनाए, तो इनॉल फॉर्म बनाया, तो देखो इनॉल फॉर्म बनाया, जैसे ही हमने इनॉल फॉर्म बनाया तो क्या बना, यहाँ पे बन गया आपका ये वाला कंपाउंड, है ना, और यहाँ पे क्या लग गया, OH लग गया। तो देखो बेटा OH जैसे ही लगा, ठीक है ना, OH जैसे ही लगा तो क्या बन गया यहाँ पे, अब देखो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। जब इनॉल एरोमेटिक हो जाए तो इस केस में क्या होगा, इनॉल कंटेंट हमें ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा मिलेगा कीटो कंटेंट से, याद रखना। और एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, जैसे इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, यहां भी समझ लो कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए आपको, जैसे मान लो डबल बॉन्ड O लगा दिया, इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे ये वाला बनेगा सर इस केस में, तो OH ये आपका बनेगा ही नहीं, 0% बनेगा सॉल्यूशन में। क्यों बनेगा 0% सॉल्यूशन में, इसलिए बनेगा क्योंकि कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज, तो मतलब यही 100% सॉल्यूशन में एडजस्ट करेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ये आपका जेई में क्वेश्चन आया था, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। तो इनॉल को एंटी एरोमेटिक भी नहीं होना, क्या नहीं होना है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होना। आपको पता है एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं,
लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता सबसे पहले कौन सा कंपाउंड टॉटोमैन शो करेगा और कौन सा कंपाउंड टॉटोमैन को शो नहीं करेगा। जैसे मान लो एक कंपाउंड लिख दिया हमने ये वाला, ठीक है ना, और हम पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या ये कंपाउंड टॉटोमैन को शो करेगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ, ये कंपाउंड क्या टॉटोमैन को शो करेगा। यदि हम लिखें यहाँ पे ये कंपाउंड क्या टॉटोमैन को शो करेगा, तो आप कहोगे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कितना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना सभी को। तो बढ़े हम आगे, तो टॉटोमैन में बस आपको ये देखना है कि हमें पड़ोसी वाले कार्बन पे, किस पे देखना है, पड़ोसी वाले कार्बन पे यदि अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी टॉटोमैरिज्म होगा, यदि नहीं होंगे तो टॉटोमैरिज्म आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टॉटोमैरिज्म नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो बढ़ते हम आगे, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा देखो यहाँ पे देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखते हैं। किसको देखते हैं, अब हम देखते हैं स्टीरियो, सॉरी पहले देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसको देखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती थी आपको ही पता है, दो टाइप की होती थी, ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो अभी हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड के अबाउट समझ लेते फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है, फ्री रोटेशन। और ये क्या होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेगा जब क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो। ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन क्या हो, जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्या हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। किसकी वजह से हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। ठीक है ना। अब देखो यदि हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखो अब हम देखते हैं जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जैसे मान लो आपको ये दे दिया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड। अब आपको सेम साइड सेम ग्रुप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेम साइड सेम ग्रुप मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको हम सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस। और यदि अपोजिट साइड आपको मिलेंगे तब क्या मिलेगा आपको, तब आप बोलेंगे यहाँ पे ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना बेटा, रिंग भी क्या शो करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। क्या शो करती है, रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। जब सेम साइड होगा तो क्या होगा, सिस, और जब अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। जैसे ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया सेम साइड। तो क्या बोलेंगे इसको, सिस। क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो सेम साइड सेम ग्रुप तो सिस, अपोजिट साइड ग्रुप होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लोन पेयर के केस में, किसके केस में, लोन पेयर के केस में, ज्योमेट्रिकल के केस में, लोन पेयर के केस में क्या होता है, जब सेम साइड लोन पेयर होता तो क्या बोलते थे, सिन, और अपोजिट साइड लोन पेयर होता तो एंटी। तो ये क्या था, अपोजिट साइड लोन पेयर है तो क्या बोलेंगे, एंटी, या हम इसी को बोल सकते हैं ट्रांस। क्या, ट्रांस। ठीक है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। या देखो एन, जब हम दोनों लोन पेयर क्या कर दें, सेम साइड कर दें, जब दोनों लोन पेयर सेम साइड करें तो क्या होगा, सिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं सिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिस। इतना ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेरे प्यारे बच्चों ईजेड सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, ईजेड सिस्टम। और ईजेड सिस्टम किसके बेसिस पे देखते हैं हम, प्रायोरिटी के बेसिस पे। मतलब प्रायोरिटी है ना, जो प्रायोरिटी निकालते थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक नंबर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, ईजेड सिस्टम जो हो रहा है प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। और एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, अब देखो यदि हायर प्रायोरिटी सेम साइड होगी, क्या होगी, हायर प्रायोरिटी सेम साइड होगी, हायर प्रायोरिटी सेम साइड होगी तो क्या बोलते थे उसको, ई बोलते थे। क्या बोलते थे, ई। ठीक है ना, सॉरी, हायर प्रायोरिटी जब सेम साइड होगी तो उसको बोलते थे जेड। और जब हायर प्रायोरिटी क्या होगी, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगी तो उसको बोलते थे ई। क्या बोलते थे, ई। क्या बोलते थे, ई। जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पे, देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, हमें प्रायोरिटी के बेसिस पे देंगे ई है या जेड है। तो देखो यदि हम देखते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी के बेसिस पे, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या देंगे, ब्रोमीन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अच्छा इन दोनों में किसको, क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर, फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड क्लोरीन को देंगे। तो इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में हम देखें तो किसकी ज्यादा होगा, जो हायर प्रायोरिटी क्या हो गई, सेम साइड होगी तो क्या बोलेंगे इसको, जेड आइसोमर। क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर्स।
इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और तेरी ओर तो चलते हैं। तो देखो बेटा, हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसा कि मैंने बोला। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे शो करेगा, किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स कब बोलेंगे, समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के शो करने के लिए क्या होना चाहिए? कायल सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? कायल सेंटर होना चाहिए। कायल सेंटर कैसे बोलते हैं? जिसके कार्बन से रिस्पेक्ट में जो चारों ग्रुप जुड़े हैं वो क्या हो? डिफरेंट जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? डिफरेंट जुड़े हो। तो उसे क्या बोलते थे? कायल। उसको किससे डिनोट करते थे? स्टार से डिनोट करते थे, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पे एक चीज पता है, यदि एन डिफरेंट कायल सेंटर होते तो कैसे निकाल देते हैं हम स्टीरियो आइसोमर? तब हम निकालते थे एन डिफरेंट कायल सेंटर होते थे, तब हम स्टीरियो आइसोमर्स निकालते 2 की पावर n, ठीक है ना। 2 की पावर n से निकालते थे। जैसे आपको मालूम, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया CH3 CHOH CHOH, ठीक है ना, CH2 CH3। तो देखो यहाँ पे क्या है? कितने कायल सेंटर है? 2 कायल सेंटर है। 2 कायल सेंटर तो कितने होंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमर? ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा? 4, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव भी कैसे होंगे? 4 के 4 होंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बोलते थे। यदि आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन कैसे, जब ऑर्डिनरी लाइट, क्या ऑर्डिनरी लाइट किसको पास कराती थी? निकोल प्रिंस से पास करती थी। तो कैसी लाइट बन जाती थी? प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती थी। मतलब क्या हुई? वो कन्वर्ट हो गई सिंगल वन डायरेक्शन में। ऑर्डिनरी लाइट कैसी होती है? हर एक डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो ये प्लेन पोलराइज, इसको क्या बोलते थे हम? PPL बोलते थे। क्या बोलते थे? PPL। और इसको क्या बोला? OL, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है ना। अब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को किससे पास करा दें? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करा दें। जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कराते तो लाइट रोटेट हो जाती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। अच्छा, जिस एंगल, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती थी तो क्या बोलते थे उसको? डेस्टो रोटेटरी। क्या बोलते थे? डेस्टो रोटेटरी। इसको डी बोलते थे, या इसको हम प्लस से भी डिनोट करते थे। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती तो उसको बोलते लीवो रोटेटरी। क्या बोलते थे? लीवो रोटेटरी। इसको स्मॉल एल या इसको माइनस से डिनोट करते थे। अच्छा, जिस एंगल थीटा पे रोटेट होती थी उस थीटा एंगल को बोलते थे अपन, उसको बोलते थे हम ऑप्टिकल एंगल। क्या बोलते थे? ऑप्टिकल एंगल। क्या बोलते थे? ऑप्टिकल एंगल। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे डेस्ट्रो और लीवो हम ओनली डिटरमाइन कर सकते हैं, ओनली डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। कैसे? ओनली डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली ही इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप ऐसे कंपाउंड को देखें और आप बता दें ये डेस्टो है लीवो, ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं। आप देख के नहीं बता सकते हैं, आप तभी बता सकते हैं देख के, जब आप कैसे बताएंगे? एक्सपेरिमेंटली। और इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं हम? पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं इस पूरे सेटअप को? इस पूरे सेटअप को बोलते हैं हम पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोलैरीमीटर। इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोला हमने? पोलैरीमीटर बोल दी, ठीक है ना। अब देखो, अब हम यदि बात करें यहाँ पे पोलैरीमीटर बोला, अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं डेस्टो किसे बोलेंगे, लीवो किसे बोलेंगे, तो समझ लिया हमने। अब हम देखते हैं एनेंशियोमर्स किसे बोलेंगे। जैसे इसके कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम चारों के 4 बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बना के दिखाते चारों के 4 आइसोमर्स कैसे बनेंगे। क्या किया हमने? एक बार तो सेम साइड OH कर दिया। क्या कर दिया? सेम साइड OH कर दिया, ठीक है ना। और CH2 CH3 कर दिया, ठीक है ना। एक बार क्या किया? अब इसकी मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? मिरर इमेज। क्या बना दी हमने? इसकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज बनाई तो क्या बना? CH3 H OH, और यहाँ भी क्या आ गया? H OH CH2 CH3, ठीक है ना। एक तो ये बन गया। अब क्या करें? दूसरा आइसोमर कैसे बनेगा? दोनों OH को क्या कर दिया हमने? अपोजिट साइड कर दिया। क्या कर दिया? अपोजिट साइड कर दिया। क्या कर दिया? अपोजिट साइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH2 CH3 और इसकी मिरर इमेज। तो देखो, हमने जैसे अपोजिट साइड किया तो क्या बना? जैसे ही हमने इसको अपोजिट साइड किया तो ये बना, देखो CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया? OH H, यहाँ पे क्या आ गया? H OH, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया? CH2 CH3। इस तरीके से आ गया। अब देखो, अब हम क्या बोलते हैं? अब हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो, इनको आपस में क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ईच अदर, इनको बोलेंगे अपन मिरर इमेज ईच अदर। इसको बोलेंगे क्या? एनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। मिरर इमेज तो है लेकिन कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये भी क्या होंगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगी। इन्हें भी क्या बोलेंगे अपन? एनेंशियोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स बोलेंगे। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों?
इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो देखो अब इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको अपन बोल रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब देखो जो आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, जैसे आपको खड़ा कर दिया जाए और किसी तो आपके दोस्त को खड़ा कर दिया जाए, वो क्या नहीं है, आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अब जब मिरर इमेज ही नहीं है तो कैसे होंगे, उन्हें हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे, डायस्टीरियो। तो ये कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स। ये भी कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है ना। ये भी कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स। ये भी कैसे हैं आपस में, डायस्टीरियोमर्स। ये सब कैसे हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जितने भी ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। कैसे होते हैं वो, सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स होते हैं। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम एक बात और समझते हैं यहाँ पे, एक बात हम और समझते हैं यहाँ पे, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो देखो बेटा, अब हम एक चीज और, यदि मान लो रेसिमिक मिक्सचर आ जाए, आपसे पूछा जाए तो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बोलोगे, आप बोलोगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलोगे उसको, रेसिमिक मिक्सचर बोलोगे। जैसे ये आपस में क्या बनाए, इक्विमोल 1:1 ले लें, 2:2 ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। एक बात ध्यान रखना, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। किसको स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को देखते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम यहाँ पे देखते। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होगा बेटा, सिंपली आपको मैंने पहले ही बोला था, कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है ना, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, पहले रिएक्टेंट से पहले स्टेप में बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वही कैसा होता है, स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अच्छा, इंटरमीडिएट से क्या बनता है आपका, ये देखा जाए तो इंटरमीडिएट से बनता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, ये बहुत फास्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पूरी जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रही है। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है ना। किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रही है। तो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होगा, ठीक है ना, इंटरमीडिएट होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, है ना। और उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट होगा। उतनी ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब आपको पता है दो तरीके की बॉन्ड क्लीवेज होती है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक मतलब सेम के बीच में क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलिटिक बोलेंगे, है ना। और हेटेरोलिटिक कब बोलेंगे, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम जुड़े हो आपस में, क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलिटिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, एक्स की तरफ हो जाते हैं। तो इस पे क्या था, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे क्या था, पार्शियली पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया। तो होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक की बात आती है। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। फ्री रेडिकल हमेशा आपका क्या बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनेगा। क्या बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। अब हम इनकी बताना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करनी है, ठीक है ना। तो देखो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं अभी, तो हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे बताते थे, यदि हम देखें तो जैसे मान लो कार्बोकैटायन है, क्या है ये, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जब प्लस चार्ज हो इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोकैटायन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, टीपी, है ना, और ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इस केस में हम बताते हैं जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, यदि हम मान लो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। याद रखना, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मींस यहाँ पे देखो अब जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, यदि हम बोले ऑल एल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, ऑल एल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। तो देखो बेटा जैसे हमने बात की, यहाँ पे कितने एल्काइल लगे हैं, यहाँ पे कितने एल्काइल लगे हैं, 3। तो जितने 3 एल्काइल मतलब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे कितने ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या है, ये आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, यदि आपको इसकी बात आपसे की जाए तब कैसे बताएंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन को, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा बेटा, उतना ही ज्यादा, उतनी ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। इतना ध्यान रखोगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा, यदि हम यहां पे देखते हैं उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो देखो, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो उतना ही कम, उतना ही कम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, उतना ही कम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो देखो यहाँ पे देखते जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, देखो तो देखें यहाँ पे, तो देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, 3 हैं, ठीक है, कितने, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर इसमें 2 ग्रुप है ना, तो यहाँ पे 1 ग्रुप। तो देखो बेटा, तो क्या हो रहा है, यहां पे यदि हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो प्राइमरी कार्बेनाइन क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो उसके बाद सेकेंड, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। ये क्या होता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है, ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं तीसरा फ्री रेडिकल होता है। देखो हमने किसकी बात की, कार्बोकैटायन की बात की, कार्बेनाइन की बात की, एक होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है, फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये और ये फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इतना क्लियर हुआ, पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं। और आप वैसे भी ध्यान रखना, जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्या होते हैं उस केस में पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। और हम ऐसे भी देखते हैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताना है हमें, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के लिए क्या करेंगे, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, देखो अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते थे, जस्ट बगल वाले कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, वही उसका क्या होता था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कितने, 3 3 6 3 9, तो कितने हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 9 हो गए। यहाँ पे कितने, 2 अल्फा है, अल्फा अल्फा, तो कितने हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए बेटा, यहाँ पे हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन 3, ठीक है ना, कितने हो गए 3। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा। क्या होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या हो गया, तो आपको पता टर्सरी, टर्सरी से कम सेकेंडरी, सेकेंडरी से कम प्राइमरी। ये क्या होता है ऑर्डर, ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है आपको। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की और न्यूक्लियोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हम उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लव, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा उसे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपसे बोले, जैसे मान लो ए के पास माइनस नेगेटिव चार्ज है या ए के पास लोन पेयर है, तो ये सारे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जिनके पास, उनकी वो कैसे हैं सारे, वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे हैं, सॉरी कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, यदि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, जैसे Cl+ हो गया, NO2+ हो गया, है ना, जितने भी मॉलिक्यूल पे क्या प्लस चार्ज वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरली, ठीक है ना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल समझ गए, न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ही होते हैं, दोनों ही अटैक करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जैसे बोले H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो देखो ये देखते हैं हम, इतना क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल पता हो गया आपको, न्यूक्लियोफाइल पता चल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना क्लियर, इतना क्लियर तो है ना। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो देखो, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, एक होता है टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट में कौन आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस इफेक्ट आता है।
टेम्परेरी इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है आपका, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि हम बात करें किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन की चेन है, यहाँ पे जी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, जी ग्रुप, ठीक है ना। ऐसा ग्रुप जी, ठीक है ना, जो क्या है, मूल इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसकी, ज्यादा है। तो देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो देखो ये क्या हो गया, तो ऐसे ग्रुप जी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ये कैसे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ग्रुप क्या शो करेंगे, ऐसे ग्रुप आपके हमेशा शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, एक बात और ध्यान रखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, है ना। एक बात और ध्यान रखना, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे हम बोले यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये गामा कार्बन होगा, तो मैक्सिमम जो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है वो कहां तक लगता है, गामा कार्बन तक। कहां तक, गामा कार्बन तक लगता है, ठीक है ना। इसको तो हमने क्या बोला, माइनस आई इफेक्ट बोला। अब ऐसे ग्रुप जी जुड़े हो, ऐसे ग्रुप जी जुड़े हो, समझना यहाँ पे, ऐसे ग्रुप जी जुड़े हो जो क्या कर रहे हो, जो क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो। तो इस पे क्या आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव, यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव, यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव आएगा। तो देखो, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो ऐसे ग्रुप क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे, इतना क्लियर रखो। अब देखो जैसे मान लो, अब मैं प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी एल्काइल होते हैं, जितने भी ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, जितने भी एल्काइल होते हैं ऑल एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पे, जैसे हमने बात की यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिया यहाँ पे जैसे मान लो आपको CH3 इथाइल हो गया, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये सब आपके क्या है, सब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब जैसे मान लो कार्बन एटम की चेन सेम हो गई, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अब हम दूसरा ले लिया यहाँ पे CH2, यहाँ पे ले लिया CH3 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 और यहाँ पे क्या हो गया H, है ना, यहाँ पे जोड़ा। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में हम क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तब आप बोलेंगे जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, प्लस आई इफेक्ट होगा। क्या होगा, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, सेम होंगे, तो ब्रांचिंग जो होगी वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। वो किसके बराबर होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम एक बात बताते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमने ऑर्डर लिखा है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज बताना बेटा, मैं एप्लीकेशन में बताता हूं, यहाँ पे जो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, तो ऑर्डर हो गया, याद ही रखना पड़ेगा आपको। क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, जैसे हम बात करें, हम एक बात कर रहे हैं, जैसे माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मैंने पहले ही बात की थी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उतनी ज्यादा, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन होगा। इतना क्लियर है। अब देखो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ, क्या होगा, उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि मान लो, अब हमने मान लो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से बता दी, अब मान लो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताएं, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, ठीक है ना, कार्बोकैटायन होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्लियर हो गया। याद रखना, ये
इतना याद रखना, ठीक है ना। ये आपके क्या इसकी एप्लीकेशन है, कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन की मैंने बात की तो मैंने यहाँ पे बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? रेजोनेंस इफेक्ट की। तो देखो बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट में एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। ऐसे ग्रुप जी, याद रखना, ऐसे ग्रुप जी जो क्या करें, लोन पेयर को डोनेट करें। क्या करें? लोन पेयर को डोनेट करें, ठीक है। जब लोन पेयर को डोनेट करेंगे तो ऐसे ग्रुप जी को क्या बोलते हैं हम? ऐसे ग्रुप जी होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोले जाते हैं। कैसे जो बोले जाते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोले जाते हैं। या आपसे बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोले, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? एक्टिवेटर। 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 और ये क्या शो करते हैं? प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं। इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अब ऐसे ग्रुप कौन कौन से होंगे? जैसे आपका NH2 हो गया, ठीक है ना, Cl हो गया, ठीक है ना, आपका OH हो गया। ये सब क्या करेंगे? लोन पेयर को डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? लोन पेयर को डोनेट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं, इसका यदि हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे NH2 वाले का, यदि हम ये सब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यदि हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक तो क्या आ जाएगा? सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, NH, है ना, और क्या आ जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पे क्या? पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे क्या? पार्शियली नेगेटिव, यहाँ भी क्या? पार्शियली नेगेटिव, यहाँ भी क्या? पार्शियली नेगेटिव। तो ऐसे ग्रुप क्या? देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ऑर्थो और पैरा पे। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा पे क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या बोल रहे हैं हम इसको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल रहे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात मैं बताता हूं यहाँ पे, ऐसे ग्रुप जी, समझ लेना यहाँ पे, ऐसे ग्रुप जी जो क्या कर रहे हो? जी से ए जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ए। अब ए क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जेन जी है, ठीक है ना। जी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? एक ही तरफ। कहां होंगे? एक ही तरफ। तो ऐसे ग्रुप क्या होंगे? ऐसे ग्रुप आपके शो करेंगे, क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे इनको? मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग बोलेंगे। या हम इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइनस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आर इफेक्ट। या हम बोलते हैं इसी को डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटर। क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटर बोलते हैं। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझते हो एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर। जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हो तो क्या है? वो एक्टिवेट कर रहा है, गाड़ी चल रही है ना, तो एक्टिवेट कर रहा है। और ऐसे समझते हो डीएक्टिवेट, जब आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, जब पेट्रोल भरने के बाद गाड़ी चला रहे हो तो पेट्रोल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो कैसे बिहेव हो रहा है? डीएक्टिवेटर। क्या हो रहा है? डीएक्टिवेटर की तरह। तो देखो यहाँ पे जैसे ऐसे ग्रुप क्या होंगे? एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं NO2 हो गया, ठीक है ना, COOH हो गया, ठीक है ना, और ले लो अमाइड हो गया, C डबल बॉन्ड NH2 हो गया, ठीक है ना। इस टाइप के ग्रुप क्या होंगे? सारे ये आपके क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग शो करेंगे। क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग शो करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा हुआ है। ये क्या? प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है, माइनस एम या प्लस आर या माइनस आर का ये ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इससे पहले, ये क्या? ये आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता था? टेम्पररी होता था। कैसा होता था? टेम्पररी। ये जनरली कब लगता है? जब पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, तब क्या लगता है? ये इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? अब देखो इसमें प्लस ही होता है, एक माइनस ही होता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस ही होगा। माइनस ही कब हो? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? माइनस ही इफेक्ट शो करेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही अटैक करते हैं, याद रख लेना। कोई भी रिएक्शन हो रही हो, पहले या तो इलेक्ट्रोफाइल करेगा या न्यूक्लियोफाइल का, जो भी पहले अटैक करेगा, लेकिन होंगे दोनों अटैक होंगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियो। जैसे मान लो HCN लिया, HCN को हम ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? H प्लस प्लस CN माइनस में, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो याद रखना इतना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो इसी को हम बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, इसी को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसी को हम? नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, उसके बगल वाले कार्बन पे देखे जाते कितने हाइड्रोजन, कितने? 1 2 3। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा?
3 होगा। अब देखना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यदि मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक H प्लस हुआ, जब H इस पे क्या आया माइनस, माइनस प्लस ने क्या बना लिया बॉन्ड, और ये H प्लस निकल गया। अब देखो ऐसे ही ये वाला भी तो निकल सकता था, ऐसे ये वाला भी निकल सकता था, ठीक है ना, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो गया 3 हो गया। तो इसीलिए जो देखो फिर हमने दूसरा वाला निकाला, फिर हमने तीसरा वाला निकाला। ऐसा नहीं हमने भेदभाव नहीं किया यहाँ पे, तुम बोलो सर यही वाले हाइड्रोजन से प्यार था यही क्यों निकाल, नहीं हमने तीनों से प्यार है हमें, ठीक है ना, तीनों हाइड्रोजन से प्यार है, इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ लेते हैं यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ लेते हैं थोड़ा। याद रखना बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस की स्टेबिलिटी को बताता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को भी एक्सप्लेन करता है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को भी करता है, ठीक है ना, इसको भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। थर्ड वन है यहाँ पे, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को भी एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को भी यही एक्सप्लेन करता है। मींस हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है मतलब, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा, या हम एल्कीन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा, फ्री रेडिकल की बात करें तो उतनी ज्यादा फ्री रेडिकल की हो, उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इतना क्लियर हो गया। अभी हम क्वेश्चन लाएंगे, जैसे मान लो हम बात, चलो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपसे पूछा जाए CH3 CH प्लस CH3, इसमें पूछा जाए कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को देखो, बगल वाले कार्बन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 3, तो कितना हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 6 हो गए। कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए हैं। कितने हो गए 6। और देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3, और देख लेते हैं CH3 CH2, और ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3 प्लस, और यहाँ भी क्या आ गया CH3। तो देखो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा। कुछ बच्चे ये भी ले लेते हैं, ये अल्फा नहीं है, हमें जस्ट बगल वाले कार्बन को देखना। क्या देखना, जस्ट बगल वाले कार्बन को। तो देखो यहाँ पे 3 2 5 2 4 5 3 8, मतलब कितना हो गया यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन 8 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो गया। इतना क्लियर है। अब हम लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी देख लो यहाँ पे। अब हम एरोमेटिक किससे बोलेंगे, जब कंपाउंड में क्या कैसा, सबसे समझो यूज ले ली, कैसे होते हैं, स्टेबल होते, बहुत ज्यादा स्टेबल होते, ठीक है ना। कैसे होते, बहुत ज्यादा स्टेबल होते। तो पहले क्या, ये आपके साइक्लिक नेचर के हो, कैसे हो, साइक्लिक होना चाहिए, मतलब क्लोज चेन होना चाहिए, और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस में होना चाहिए सारे के सारे बॉन्ड, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिलोकलाइज होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, और मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर। कैसा होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे n इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 n, इसको क्या बोलते हैं हम, हुकुल नंबर। क्या बोलते हैं, हुकुल नंबर। तो देखो बेटा, यदि हम बात करें n इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो n इक्वल टू 1 रखा है, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इतना क्लियर होगा। जब हम n इक्वल टू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रख लो, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल सा। जैसे देखो कैसे, अब आपको जैसे ये कंपाउंड बताना है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, कैसा है। तो देखो आप क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड को काउंट करो, 1 2 3, और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 2 4 2 6, मतलब कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एरोमेटिक हो गया। अच्छा, पता है बेंजीन की बड़ी बहन है एक, क्या नाम है उसका, उसका नाम है क्या, नेप्थलीन। क्या है, नेप्थलीन। इसमें बताओ ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे आपका होता है एरोमेटिक। ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो एक और मैं बात कर लेता हूँ एरोमेटिक की, मैं नेप्थलीन से भी बड़ी बहन है, ठीक है ना, कौन सी, एंथ्रासीन। कौन सी यहाँ पे, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एंथ्रासीन की बात की तो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो कितने, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो,
अब हम बात करें एंटी एरोमेटिक, सेम कंडीशन है, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, दूसरी साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n पाई, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू n इज नॉट इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या लेंगे 1 2 3, मतलब 4 के मल्टीपल्स में आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आएगा आपका एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो जैसे ये लिखा हमने साइक्लोब्यूटाडाइन, तो कितने हैं 2 2 4, मतलब कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। ये चीजें ध्यान रखना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंडीशन याद रखना। अब हम बात करें नॉन एरोमेटिक की, तो नॉन एरोमेटिक जो एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो जो इसके अलावा जो भी कंपाउंड बचे हैं वो सारे सारे कैसे नॉन एरोमेटिक, कैसे ना जो एरोमेटिक है ना ही जो एंटी एरोमेटिक, जो बचे हुए कंपाउंड है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं आपके, वो सारे के सारे आपके कंपाउंड हैं क्या नॉन एरोमेटिक। जैसे देखो ये कंपाउंड कैसा है नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, ये कंपाउंड कैसा है नॉन एरोमेटिक, सारे कंपाउंड कैसे हैं नॉन एरोमेटिक होंगे। इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH3 C+ CH3 और यहाँ भी क्या गया CH3, ठीक है ना, एक पहला नंबर दिया दूसरा नंबर, ये दोनों में आपको स्टेबिलिटी बतानी है, जैसे क्या बतानी है स्टेबिलिटी बतानी है। तो देख लो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे बताओगे आप लोग, आप स्टेबिलिटी इस केस में ऐसे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बताओगे, तो कुछ लोग सोच रहे हैं सर सेकंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से, यही सोच रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन जो कि नहीं होता है। क्यों, हम यहाँ पे इंडक्टिव, क्यों आप क्या बोलोगे इंडक्टिव फैक्टर सेकंड वाले का ज्यादा होता है, इसीलिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, इस सेकंड वाला नहीं होता, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। तो कैसे है बेटा, वो इसलिए स्टेबल ज्यादा है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन 9, यहाँ पे कितने देखो 3 3 6 3 9, यहाँ पे कितने अल्फाइड 3 है, यहाँ पे कितने हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन 6। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगी बोलो, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे जितनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा स्टेबल, फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कंडीशन बता, एरोमेटिक क्या होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं रेजोनेंस हो जाए, मॉलिक्यूल में क्या आ जाए रेजोनेंस आ जाए, फिर उसके बाद क्या होते हैं हम फिर देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या देखते हैं हम प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या देखते हैं जनरली इंडक्टिव इफेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बाद फिर उसके बाद होते हैं कौन से एंटी एरोमेटिक, कौन से होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक। मतलब ये आपका जनरली क्या प्रायोरिटी का ऑर्डर है, क्या है प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड को, ये क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है जनरली, ठीक है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रायोरिटी ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट क्या होगा एरोमेटिक, क्या होगा एरोमेटिक वाला। इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपको तो आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पे मैं जैसे मान लो आपको दे दूं एक क्वेश्चन CH2 Cl COOH है ना पहला A, फिर दूसरा दे दूं मैं यहाँ पे B CH2 F COOH, ठीक है ना, C दे दूं मैं आपको यहाँ पे CH2 Br COOH, ठीक है ना, और D दे दूं मैं आपको CH2 I COOH। आपको इसका एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना, क्या बताना एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है, क्या बताना एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। तो देखो मैं क्वेश्चन से बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं, तो जो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर जब भी आपसे पूछा जाए या तो हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लें, क्या देख लें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लें, या हम देखते हैं जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, क्या होगा जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक करेक्टर होगा, क्या होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। अब वो चाहे फिनोल का चाहे वो एल्कोहल का पूछे चाहे वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे, तो आपको क्या देखना है सिंपली माइनस आई इफेक्ट देखना है, क्या देखना है माइनस आई इफेक्ट देखना है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या उतना ही कम क्या होगा एसिडिक करेक्टर होगा, क्या होगा एसिडिक करेक्टर, चाहे एल्कोहल की बात करें चाहे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, तो इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है बेटा, आपको पता है सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का, किसका होता है माइनस आई इफेक्ट होता है फ्लोरीन का। तो देखते हैं हम, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बी, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा ए, फिर कौन सा हो जाएगा सी, फिर कौन सा हो जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। किसका ऑर्डर जाएगा? एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका हो जाएगा? एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है आपको। तो देखो अब हम यहां तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको सबको क्लियर है। तो ये हमारा वन शॉट वीडियो समाप्त होता है। यहीं क्या होता है? समाप्त होता है, खत्म होता है। तो अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखना है और देखने के बाद लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब इस चैनल को भी कर देना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना ध्यान रखोगे, इतना ध्यान रखोगे। और ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको? कहाँ पे मिलेगी? केल्विन इंस्टीट्यूट के चैनल पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? केल्विन इंस्टीट्यूट के चैनल पे मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे बने और जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो मेरे प्यारे बच्चों। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।